नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस परिवार में। दोस्तों, एसएससी जीडी के पुराने जो पेपर्स आए हुए हैं वो हम लगातार सोल्व कर रहे हैं उनको, और बहुत बेहतरीन एनालिसिस उनका प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है वो मैथ के 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि भाई एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 152 रुपए है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो अब देख लीजिए कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल बराबर होता है, तो 2 साल का 5 और 5 10 हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो तो वो इफेक्टिव रेट होंगी 5 + 5 और 5 × 5/100। तो ये जो इफेक्टिव रेट आएगी वो आएगी आपकी 10.25। यानी अगर मैं 100 रुपए किसी को देता तो 100 रुपए पे मुझे 0.25 रुपए पैसे का जो है वो डिफरेंस मिलता, जबकि वास्तव में डिफरेंस जो मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 152 का। तो ये जो 152 है ये वैल्यू है 0.25 की। आपसे पूछी थी वो धनराशि कितनी है, तो उसे गुणा कर दीजिए। पॉइंट हटाओ, 00 लगा दो। 2500 100 00 400 से इसको गुणा कर देते, 4 दूने 8, 800 जहां दिख रहा है वही मेरा आंसर है, तो 60,800 जो था वो मेरा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसी निश्चित काम को जो है वो 20 दिन में, टाइम एंड वर्क मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। एक निश्चित काम को 20 दिन में कर सकता है, बी ए से जो है वो 25% अधिक है, ये इससे 25% अधिक कुशल है। अधिक कुशल है मतलब अगर ये 100 काम कर रहा होता तो ये 125 काम करेगा, ठीक है। उसके बाद सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, सी जो है वो बी से भी 20%, ये इससे भी 20% ज्यादा था। भाई इसका 20% कितना होगा? 12 दूनी 24 और 1 25, 25 + 125, यानी ये 150 काम कर रहा है, ठीक है। यहां से अगर मैं काटापीटी करता तो 2500 100, 25 × 5 125 और 25 × 150, ये मेरी जो है वो इन तीनों की स्पीड आ जाती। तो भाई एबीसी तीनों की स्पीड मेरे पास आ गई 4:5:6। अब आप बताओ क्या पूछा था इसने? इसने कहा था ए और सी एक साथ जो है वो 5 दिन तक काम करे। ए और सी जो है वो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते, इसके बाद बी अकेले शेष काम को जो है वो कितने दिन में करता है, ये आपका सवाल था। चेक कर लेते हैं भाई। एक बात बताओ, अगर ए 20 दिन में काम करता है कंप्लीट और 4 काम जो है वो 1 दिन में करता है, तो भाई क्या इसकी स्पीड जो है वो 80 नहीं आ गई? 80 जो आ गया वो आ गया मेरा टोटल वर्क। अब आप बताओ 5 दिन तक इन दोनों ने मिलकर काम कर लिया, ए और सी ने, तो भाई दोनों ने मिलकर 6 और 4 10 की स्पीड से 5 दिन काम कर लिया, तो क्या 50 काम मेरा कंप्लीट नहीं हो गया? अब आप बताओ टोटल काम था 80 में से 50 हो चुका, तो अब काम बच गया कितना? 30। इसको करना है अकेले बी को, उसकी स्पीड है 5, तो क्या ये इस काम को 6 दिन में नहीं कर देगा? 6 दिन में ये शेष कार्य को निपटा देगा। तो मेरा जो आंसर था वो था बी, ठीक है। आगे चलते हैं। रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए 10 किलोमीटर/आवर और 8 किलोमीटर/आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं, और रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इनके बीच की दूरी आपको बतानी थी। देखो इनकी स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर/आवर, ठीक है। ये रघु है और ये आपके रमन है। एक बात बताओ, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी क्या उसको टाइम कम नहीं लगेगा? यानी हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर से लेके 1 किलोमीटर तक की दूरी की कोई बात हो रही है, आप यहां से निकले, 2 जने साथ साथ निकले, एक को लगा 1 घंटा, एक को लगा 1.5 घंटा। इसका मतलब जिसको 1.5 घंटा लगा उसको स्पीड जो थी वो कम थी, इसी वजह से 1.5 घंटा लगा। यानी टाइम और स्पीड जो है वो एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते, ठीक है। यानी अगर इसकी स्पीड 10 थी तो इसको टाइम 8 ही लगा होगा, और ये 10। यहां से अगर मैं काटापीटी करता तो भाई 4:5 आ जाता, ये टाइम का रेशो आ गया। यानी अगर टाइम में देखा जाए तो डिफरेंस जो है वो है 1 का, जबकि 1 की वैल्यू सवाल में आपको 30 मिनट दे रखी है। यानी मैं ये कह सकता था 30 मिनट वैल्यू है 1 की, तो भाई 4 की वैल्यू कितनी होगी? 120। यानी इसको जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब था 2 घंटे। यानी ये जो बंदा था 10 की स्पीड से ये 2 घंटे तक चला, तो भाई क्या इस डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर नहीं आ जाएगी मेरी? ठीक है, यानी 2 घंटे तक ये चला है और 10 की स्पीड थी इसकी, तो 20 किलोमीटर जो है वो मेरी टोटल डिस्टेंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था एक वस्तु का अंकित मूल्य, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है आपका 450, सॉरी मार्क प्राइस जो है, इस वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो है 450। इसके बाद में ये कह रहा है कि इस पर एक तो डिस्काउंट दे दिया 10% का, फिर दे दिया X% का, फिर दे दिया 20% का, और 3 डिस्काउंट देने के बाद ये चीज जो जा रही थी वो जा रही थी 267 रुपए और 30 पैसे में। आपसे ये पूछा है X का मान कितना है। एक चीज आप ये समझिए कि जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए पे पहले मैं 10% डिस्काउंट देता हूं, फिर 20% डिस्काउंट। एक कंडीशन तो है ये। दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि मैं पहले 20% देता हूं, फिर 10% देता हूं। 100 पे जब आप पहले 10% डिस्काउंट देंगे तो वो 10 रुपए का होगा, यानी चीज रह जाएगी 90 की। 90 पे फिर आप 20% का दोगे तो 9 दूनी 18, यानी वो चीज बिकेगी कितने में? वो बिकेगी 72 रुपए। ऐसे इसको देख लेते हैं। अगर 100 रुपए की चीज पे 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो क्या वो 80 की नहीं चली जाएगी? और 80 की चीज पे भी अगर 10% डिस्काउंट दे तो ये 8 होता है, यानी 72। यानी यहां से हमने एक चीज जाना कि भाई ये जो डिस्काउंट दे रहे हैं अगर इसका क्रम आगे पीछे भी कर दे तो भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसका इस सवाल में क्या रोल था? हम ये कह लेते हैं कि भाई 450 जो है, पहले इस पे 10% दे दिया तो 450 का 10% होता है 45, भाई 400 और 5 रुपए की चीज बच गई। इसके बाद हम इस पर 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। 20% अगर डिस्काउंट दे दिया तो भाई इसका 10% जो होगा वो होगा 40.5, 20% हो जाएगा आपका 81, यानी आप इसमें से 81 घटाइए, 81 घटाओगे तो ये आ जाएगा 4 और 8 और 2 10, 324 रुपए। यानी 10% और 20% डिस्काउंट देने के बाद तो ये चीज 324 की रही, लेकिन इसको बेचा कितने में था? 267 रुपए 30 पैसे में। तो भाई और कितना डिस्काउंट दिया है इस 324 पे? तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर ले लीजिए आप, 324 इसमें से 267.30 घटा दीजिए आप, 0.00, 0 3 7 10, या 6 और 8 14, 1 7 और 5 12, ठीक है, 58 रुपए और 70 पैसे कितने का जो है वो ये डिस्काउंट दे रहा है, और वो कितने रुपए पर दे रहा है? अब दे रहा है 324 रुपए में। अब चेक कर लेते हैं, काटापिटी कर लेते हैं। 58 रुपए 70 पैसे का डिस्काउंट दे रहा है कितने रुपए पर? 324 में। ये इसका कितने परसेंट है उतने का डिस्काउंट दिया होगा। पॉइंट टाइम बटे पर 00 लगा ले, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए। अब ये किससे कट जाएगा? 4 3 7 और 2 9, 8 7 15 और 5 20, 4 से काट लीजिए आप, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लो आप, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूने 4, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दूने 4, 2 नाम 18, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब किससे कट जाएगा ये? इसका आधा जो होता है वो होता है 81, तो 81 से ये कट जाना चाहिए। 81 दूनी और 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 5 बार, 2 से जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 17.5, यानी जो x का मान था वो था आपका 17.5%। अगला सवाल, शांत जल में एक नाव है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, ठीक है। बोट जो दे रखी है उसकी स्पीड आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर आने में समय, जो टाइम लग रहा था वो 1.5 गुना लग रहा था। एक बात बताओ, मैं मान लेता हूं जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड x है, तो भाई डिस्टेंस जो थी वो तो दोनों केस में सेम थी। जब ये जा रहा था तो भाई 10 किलोमीटर तो जाएगा तो बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड साथ साथ होगी, और जब ये वापस आएगा तो बोट और स्ट्रीम में से का अंतर ले लेंगे हम 10 - x, और इन दोनों में इसमें जो समय लग रहा था वो 1.5 गुना लग रहा, 1.25 गुना लग रहा था इसका। तो भाई अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं कहता टाइम की, भाई टाइम जो है वो दूसरे वाले में जो लग रहा था वो 1.25 गुना टाइम लग रहा था, ये T2 मान लेते हैं इसको। पहली कंडीशन में टाइम कैसे आएगा? जा रहा था तो 35 किलोमीटर जा रहा था, 35 किलोमीटर कितने की स्पीड से? तो भाई 10 + x की स्पीड से, क्योंकि 10 जो थी वो बोट की स्पीड थी और x हमने मान ली इसकी। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो 14 किलोमीटर जा रहा है, ये 14 किलोमीटर जा रहा है।
और किस स्पीड से जा रहा है, वो जा रहा है 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स। और ये कह रहा था 14 किलोमीटर जाने में समय का 1.5 गुना है, ये 1.25 गुना है, तो 1.25 गुना ये है ऑलरेडी। तो जब मैं इसको गुणा करूंगा 1.25 से 1.25 से, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आपको इसको सोल्व करना था, x की वैल्यू यहां से आपको पता लगानी थी। क्या करें भाई, आप ये पॉइंट हटाओ, बटे में लगा दो 00, 25 तो 100, 25 पंजे 125, 2 से काट लो, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 7 से काटा 7 पंजे 35। अच्छा ये बटे में 2 बच गया, इस 2 को भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 10, और इस 10 माइनस एक्स को इधर ले आओ, 10 माइनस एक्स बराबर, इधर बच जाएगा आपका 10 प्लस एक्स, और 5 ऑलरेडी था यहाँ, 5 से फिर काट लेते हैं इसको, 5 दूने 10, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 2x बराबर 10 प्लस एक्स। इस x को उधर ले जाओ आप और 10 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 10 बराबर 3x। तो भाई x का भाग देंगे जब इसमें, 10/3 बराबर x। ये जो आया आपका, ये आ गई बोट की स्पीड। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा था, ये कह रहा था धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। यानी जब आप धारा की दिशा में जाएंगे तो बोट और स्पीड स्ट्रीम जो है वो दोनों साथ साथ चलेंगी। तो भाई बोट की स्पीड आपको 10 दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड अभी हमने निकाली 10/3, ये आ जाएगा 30 और 10 40, 40/3। 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, आपको टाइम ही तो पता करना था, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो भाई 60 इसके बटे में 40/3, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 18/4। तो देखें तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी 4.5 घंटे जो है वो इसमें लगेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी थी, लेकिन सवाल इतना मुश्किल नहीं था। ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। अगर आपको ये गलतफहमी है कि एसएससी जीडी में बहुत इजी आता है, तो ये ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ये सवाल आईएएस में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये सवाल एसएससी जीडी में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पोस्ट कोई छोटी नहीं होती, कोई नौकरी छोटी नहीं होती, ध्यान रखिएगा आप इस बात। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल था। सिंप्लीफिकेशन ये कहता है कि आप इसको बोर्ड मास से करें। डी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब आपका ऑफ होता है, डी मतलब डिवाइड होता है। ठीक है, तो भाई 75 इसके बटे में आ जाएगा 30 माइनस 3/4, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा 5/7, और जब ये भाग है, अगर मैं इसका भाग दूंगा तो ये पलट जाएगा, मतलब अगर आपको गुणा लिखना है तो इसको 14/9 लिख लीजिए, माइनस 3 3 और 1 10/3, माइनस 3 1 3 और 2 5/3। अब क्या करेंगे, काटापीटी कर लीजिए, 15 दूने 30, 15 5 75। यहां अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 7 दूने 14, 2 दूने 4, 3 3 9, यानी यहां से बचेगा आपका 5/2, माइनस यहां बच जाएगा, ऊपर तो बचेगा 5, नीचे बचेगा 6, माइनस देखो ये 10 3 30, इन दोनों को जब गुणा करूंगा 10 3 30, और ये आ जाएगा 15, 30 में से 15 गए तो ये आ जाएगा 15 और बटे में 9। अब आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लिया मैंने तो वो आ गया 18। ठीक है, तो 2 नाम 18, तो 9 पंजे 45, माइनस 6 3 18, 3 पंजे 15, माइनस 9 दूने 18, 15 दूने 30, तो 30 और 15, माइनस का 45 हो गया, ये प्लस का 45 है। जब दोनों बराबर हो गए तो कुछ नहीं बचा, बराबर हो गया मामला। और जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा जो इसका सही आंसर था वो था 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में 24 व्यक्तियों का औसत भार जो है वो है 72। 24 व्यक्ति हैं, 24 व्यक्ति, और इनका जो एवरेज है वो है आपका 72। 78 किलोग्राम वाले 3 आदमी चले गए, तो भाई यहां से एक बात बताओ, इनका योग कितना आ जाएगा। तो योग इनका जो आएगा वो आएगा 72 गुणा आप 24 कर लीजिए, 8 28 और 4 32, 2 3 14 और 3 17, इनका जो योग आएगा वो आएगा 1728। ये कह रहा था 78 किलो वाले 3 आदमी चले गए, तो भाई इनका भार कितना था, 24 4 2 21 और 2 23, 234 किलो के थे ये तो इसमें से चले गए। ठीक है, और 75 किलो वाले 4 आदमी आ गए, तो भाई जो आए वो 75 किलो के थे और 4 आदमी थे, ये हो गया आपका 150 300, यानी जो आए आदमी वो 300 किलो के हो गए। अब देखो 3 आदमी गए थे, 4 आदमी आ गए, यानी पहले आदमी अगर 24 थे तो अब आदमी हो गए 25,
और इन्हीं का एवरेज आपसे पूछा है। एक बात बताइए, 1728 तो पहले से था, इसमें 300 और जुड़ गया, लेकिन 234 इसमें से चला गया, और टोटल आदमी कितने हैं? 25। हमारा काम हो जाएगा। आप देखो 300 में से ये 24 गए, तो ये आप 34 गए, तो ये बचेगा आपका 40, 60, 66 ये बच जाएगा। तो 1728 प्लस 66 बटे में आ जाएगा आपका 25। भाई 6 और 8 14 की 4 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, 1794 बटा 25 आ गया। ठीक है, फटाफटी कर लीजिए आप। 25 सत्ते 175, ये बच गया आपका कितना? 4, 25 एकम 25, 71 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है 71.73। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पेपर आप जरूर कीजिएगा, आप यहां से ना पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप जहां भी पढ़ रहे हैं तो आप प्रैक्टिस पेपर जरूर कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबाया जाता है। ये एक बाल्टी थी इस तरीके की, ठीक है, और इस बाल्टी में जो है वो पानी भरा हुआ था, ये फुल थी, और इसके ऊपर जो है वो ये बॉल डाली गई, इस तरीके से बॉल डाली गई इसमें। तो जब बॉल अंदर जाएगी तो भाई पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, ऐसे इस तरीके से जो है वो पानी बाहर निकल जाएगा कोनों में से। तो ये क्या कह रहा था कि बाहर निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में जो है वो एकत्रित कर लिया गया। तो आप बताओ कि भाई पानी जो बाहर निकलेगा, क्या उसका आयतन जो बॉल्स अंदर डाली है उसके बराबर नहीं होगा? यानी आपने जितनी बॉल इसके अंदर डाली, बॉल जितना स्थान घेरेगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। यानी बॉल 12 बॉल का जो आयतन है वो बाहर जितना पानी निकला उसके बराबर होगा। तो जार में पानी की ऊंचाई बतानी थी। भाई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है वाली 12 गोलाकार गेंदें, तो आप ये पता लगा लो कि भाई ये जो 12 गेंदें हैं इनका आयतन जो है वो बराबर होगा इस बेलन के आयतन के। यही तो होगा, इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो भाई ये जो होंगे, क्या ये एक गोला नहीं होगा? और गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये एक नहीं है, ये 12 बॉल थी, और बेलन जो है उसका जो आयतन होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आप देखो ये 3 चौक 12, पाई से आपका पाई कट गया, ये आ गया 16, और रेडियस जो थी वो थी इसकी 10, तो 10 का क्यूब कर देंगे 10 1000। इधर रेडियस जो थी बेलन की वो थी 20 सेंटीमीटर, तो भाई 20 20 400 हो जाएगा, इंटू हाइट ही तो आपसे पूछी थी। 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से कट गया 4 बार, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? यानी इसकी जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की छूट देने के बाद वह वस्तु 3420 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना था। एक बात बताओ, जो मार्क प्राइस होती है इस पे इसने पहले तो 10% का डिस्काउंट दे दिया, फिर इसका मन किया ये जो अमाउंट आया इस पे फिर इसने 5% का डिस्काउंट दे दिया। तो भाई अगर इसका मार्क प्राइस 100 रुपए था, इस पे 10% का डिस्काउंट यानी 90 हो गया। उसके बाद 90 का फिर 5% ये कम करेगा, तो 90 का 10% होगा 9, तो 5% हो जाएगा 4.5। 4.5 आप इसमें से जब कम करोगे तो वो चीज बेची इसने 85.5% में, और इसकी वैल्यू सवाल में आपको 3420 दी हुई थी, और आपसे जो पूछा है वो 100 पूछा है। क्या भाई अब कर नहीं सकते इसको? हम कह सकते थे 3420 जो है वो वैल्यू है 85.5 की, तो भाई 100 की वैल्यू कितनी होगी? ये पॉइंट हटाइए, आगे 0 लगा दीजिए, काटापिटी कर लीजिए, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 00, 171 एकम 171, 173 दूने 342, 0 आ गया, 20 20, तो 4000 जो है वो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रमशः 6, 8, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया गया है, तो नए ठोस घन की भुजा का माप क्या होगा? आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज को पिघलाकर और दूसरी चीज बनाई जाती है तो इसकी शेप में तो चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन इसके आयतन में कभी चेंजेस नहीं आते। आयतन से मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक केक है और केक के आपने 10 पीस कर दिए, तो पहले केक गोलाकार था, अब वो टुकड़ों में बट गया, लेकिन
अगर आप उसको ढंग से देखेंगे, अगर आप इसको तोलेंगे तो आपने 100 ग्राम के अगर 10 टुकड़े कर दिए तो वो 1000 ग्राम के हो गए। पहले भी आपका केक जो था वो 1000 ग्राम का था, अब भी आपका केक कितने ग्राम का हो गया, वो 1000 ग्राम का रहेगा। तो आयतन में कभी चेंजेस नहीं आते। तो भाई इन तीनों का मिलाकर जो आयतन होगा वो नए घन के आयतन के बराबर होगा। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, तीसरे का क्यूब बराबर होगा ये जो चौथा घन है इसके क्यूब के। तो भाई ये 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब। ये आप ध्यान भी रखिएगा इस चीज को कि 6, 8 और 10 का क्यूब जो है वो 12 के क्यूब के बराबर होता है। यानी जो नया घन है उसका जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, 12 के क्यूब के। आप इन तीनों को जोड़कर देख लेना, 12 का क्यूब जो होता है वो होता है 1728, ये इसके बराबर ही आएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है। 15% की हानि से मतलब है अगर उसने वो चीज 100 की ली होती तो भाई 85% में उसको बेचनी पड़ती, और 85 की वैल्यू सवाल में आपको 170 दे रखी है, यानी इसका जस्ट डबल दे रखा है, तो भाई इसका भी डबल हो जाएगा। यानी उसके वो चीज रही होगी कितने की, 200 की। और ये कह रहा था यदि वह इसे 206 रुपए और 40 पैसे में बेचे तो उसे फायदा कितने का होगा। तो भाई 200 की इसके घर में पड़ी थी, 200 की इसके घर में पड़ी थी और 206 रुपए और 40 पैसे की बेच रहा है। इसका मतलब 6 रुपए 40 पैसे का इसने प्रॉफिट कमाया कितने पर, 200 पे। गुणा कर दीजिए आप 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से ये कट जाएगा, तो 3.20% ये जो है यही मेरा आंसर है। और ये प्रॉफिट होगा इसको, ठीक है ना, लॉस नहीं होगा, क्योंकि कम में इसने खरीदी और ज्यादा में इसने बेची है। ये चक्रवर्ती ब्याज से फिर एक सवाल आ गया कि किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 2 साल में प्राप्त होने वाले चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 144 है। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, यानी 2 साल के लिए 8 + 8 16 हो जाएगी। और अगर आप यही देखो तो भाई 2 साल का हो जाएगा 8 दूने 16 और पॉइंट लगा के 8 × 64, 16.64%। अगर इसने 100 रुपए दिए होते कितने मिलते इसको। अब आप बताओ दोनों में जो है वो फर्क कितने का हो गया, दोनों में जो फर्क आ गया, दोनों में जो फर्क आ गया वो कितने आ गया भाई, 0.64% का। और 0.64% की वैल्यू सवाल में आपको 164 दी हुई थी, तो 164 जो है वो वैल्यू है 0.64 की, सॉरी 144 जो है वो वैल्यू है 0.64 की। तो भाई 100 की वैल्यू पता करनी थी, ये पॉइंट हटाइए और आगे डबल जीरो लगा दीजिए। किससे काटे, आप काट दो इसको, 8 से काट लो, 8 × 64, अच्छा 16 से काट लो, 16 चौक 64 और 16 नाम का 144, भाई 4 से काट लेते हैं, 4 दूने 8 और 1 बच गया, 4 दूने 8 और 4 पंजे 20। जब आप इसको आगे गुणा करोगे तो 225 और डबल जीरो 22,500 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, है कहीं ये रहा। ठीक है, आपको एग्जाम में जब ये सवाल आ जाए तो इस तरीके से करना है, बाकी आपको बेसिक जानना है तो आप इंतजार कीजिए हमारे वीडियो का। अगला सवाल देखो, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की 2 साल में 8,660 हो जाती है, 2 साल में ये राशि हो जाती है 8,640 और 3 साल में यही राशि जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 9,720। और आपसे पूछा था कि वो धनराशि कितनी है और वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये दोनों चीजें आपको बतानी थी। क्या करें इस केस में, आपको अच्छे से पता है कि भाई साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो बड़ा होगा वो ब्याज ही बड़ा होगा। भाई मूल रकम जो आपने दे दी एक बार वो तो बढ़ने से रही, अब जो बढ़ेगा वो ब्याज बढ़ेगा हमेशा। तो 1 साल में जो ब्याज बढ़ गया वो आपका बढ़ गया इन दोनों का अंतर। भाई अंतर कितना आ गया इसका, 8,640 है ना, देखो 0 और 4 और 8 12, 1 7 में 7 गया 0, 1,080 रुपए, 1,080 आ गया मेरा ब्याज। ये जो रकम थी इसमें 2 साल का तो ब्याज जुड़ा हुआ था, इसके अलावा इसमें प्रिंसिपल और जुड़ा हुआ था। 1 साल का ब्याज मुझे पता चल गया 1,080, तो भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2160 और 2160 प्लस प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा 8,640।
तो भाई यहां से मुझे प्रिंसिपल पता लग जाएगा 8640, इसमें से आप 2160 माइनस कर दीजिए तो 0, 6 और 8 14, 1 2 और 4 6, 1 3 और 5, सॉरी 2 और 6 8, 6480, 6480 ये आ गया मेरा प्रिंसिपल। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बचा मेरा ये। ठीक है, ये दो ऑप्शन बचे, इनको चेक कर लेते हैं। आपको एक साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है 1080 है, मूल रकम आपने पता लगा ली 6480 है, टाइम एक साल का था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता लगानी थी। फिर रेट का जो तरीका होता है वो होता है SI इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा 1080 इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल है आपका 6480, टाइम आपका एक साल था ही, 0 से आपने 0 काट दी। अब क्या करें, इसको काट ले, 108 एकम 108, ये 6 बार कट जाएगा और 1/6 जो होता है वो होता है 16 से 2/3%। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर कोई दुकानदार इसे 805 रुपए में बेचता है। यानी अगर 100 की चीज थी तो इसने 87.5 में बेच दी, इतना डिस्काउंट देकर। यदि उसने ये छूट न दी होती तो इसे 15% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना था। अगर ये छूट नहीं देता तो 15% का प्रॉफिट होता। क्या करें भाई, आप ये देखो कि 805 जो है वो वैल्यू है परसेंटेज में 87.5 की। ठीक है, तो आप पूरे 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो काटो, ये लगा दिया आपने। आप इसको डायरेक्ट 7/8 भी लिख सकते थे। आप 25 से काटोगे तो ये 7 बार कट जाएगा, ये 8 बार कट, 125 से 7 से काट लो, 7 एकम 7, फिर 10, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 115 गुणा 8 करो, 11 8 88 और 8 पंजे 40, 88 और 4 805 में बेच रहा था। ठीक है, तो 11 8 88 और 8 पंजे 40, 88 और 4 बार में, यानी 920 रुपए जो है वो मेरा अंकित मूल्य आ गया। और ये कह रहा था अगर इसने कोई छूट दी नहीं होती तो 15% का प्रॉफिट होता। यानी अगर ये अंकित मूल्य पर ही बेचता, अगर ये मार्क प्राइस पर ही बेचता तो इसको 15% का प्रॉफिट होता। यानी अगर 100 की चीज होती तो 115 में बिकती, जबकि वास्तव में है ये 920 की। तो 920 जो है वो वैल्यू है 115 की, तो 100 की वैल्यू बता सकते हैं अपन। काट लो इसको, 5 दूने 10, 5 दिए 15, 5 दूने 10 0, 23 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 2392 और 4 दूने 800। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 800। आपसे इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, जो आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी की आय का अनुपात जो है, ए और बी इनके आय का अनुपात आपका 4:5 है। उनके खर्चे का अनुपात, अब ये डबल रेशो वाला सवाल आ गया। मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन में ऐसे आपको खूब सवाल करवाए, ठीक है ना। इनकम 4:5 है, खर्चे 2:3 में है। ए जो है वो 7,200 बचाता है और बी जो है वो 6,000 बचाता है। आप इसके लिए बेसिक जानने के लिए इसका आप जो मैंने आपको वीडियोस करवाए हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के, वो आप देख सकते हो। मैंने उसमें आपको बेसिक भी बताया है, उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं। तो भाई इन दोनों को इधर गुणा कर लो, 00 7 या 21, इन दोनों को इधर गुणा कर लो, 12,000, 3 चौक 12 और 5 दूने 10, इन दोनों का अंतर आ गया 2 और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा आपका 12 और 8, 9,600। यानी 9,600 जो है वो वैल्यू है आपके 4 की, सॉरी 2 की, ये वैल्यू है 2 की। और आपसे पूछी थी एक ही इनकम पूछी थी, तो एक ही इनकम का अनुपात जो है वो है आपका 4। 4 की वैल्यू पता करनी थी, 2 दूने 4, 9 दूने 18, 19,200। ये मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है, ठीक है, आयु का अंतर आ गया इनका ये 8 वर्ष। यदि 4 साल पहले, आज से अगर 4 साल पहले देखा जाए तो उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो अब से 6 साल बाद, अब से 6 साल बाद सीमा जो है वो कितने साल की हो जाएगी, ये आपसे पूछा था।
मैंने आपको ये डायग्राम बनाना सिखाया था, अगर ये डायग्राम बना लिया तो अब आपको सवाल को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कहा है इन दोनों का अंतर जो है वो 8 है। भाई जब पैदा हुई तब भी 8 का ही अंतर होगा, 20 साल बाद का भी 8 का ही अंतर होगा। तो 8 वैल्यू है 1 की, तो भाई 1 की वैल्यू जो है 8 जो है वो वैल्यू है 1 की, 1 की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, और 8 वैल्यू है 1 की तो 2 की वैल्यू 16 आ जाएगी। यानी यहाँ ये 16 साल की थी और ये 8 साल की थी। सीमा आयु में रीमा से छोटी है, यानी सीमा जो है वो छोटी है, तो ये 8 साल की है। अब से 6 साल बाद, तो भाई एक बात बताओ, 8 की तो ये 4 साल पहले थी, तो आज की डेट में 12 की, और 12 और 6 आज की डेट, अब जो 6 साल बाद हो जाएगी वो कितने साल की हो जाएगी? तो हो जाएगी 18 साल की। m और n का योग, m और n दो संख्याएं हैं, इनका योग 84 दे रखा है, और इनका जो अंतर है वो आपको 6 दे रखा है। अब आपको ये बात भी अच्छे से पता है कि जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो तो एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए आप, और एक बार दोनों के अंतर का आधा कर दीजिए, यानी आप 78 का आधा कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 45 और यह आ जाएगा आपका 39। ठीक है, फिर काट लो 3 से, 15 बार और 13 बार, तो 15:13 जो है वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर पर आवर है, ये 20% बढ़ जाती है, फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है। ट्रेन चालक को एक बोर्ड दिखा कि गति कम करो भैया, और उसने ये संकेत देखा और इसलिए उसने ट्रेन की गति जो है वो 40% कम कर दी। ट्रेन की अंतिम चाल कितनी है ये आपसे पूछा था। एक बात बताओ, 110 की स्पीड से चल रहा था, उसका मन किया और उसने 20% बढ़ा दी, तो भाई इसका 20% कितना होगा? 11 दूने 22, 110 तो पहले थे, 22 और जोड़ दो आप, ये हो जाएगा आपका 132, 132 हो गई। फिर इसने गति कम करने का बोर्ड देखा और 40% कम कर दिया, यानी ये जो स्पीड थी इसकी 60% स्पीड अपने को पता करनी थी, आखिरी स्पीड यही तो जाननी थी अपने को। तो भाई 132 का आप 60% पता कर लीजिए, बटे में 100, 0 से 0 कट गई। देखो 6 दूने 12 की 2 हासिल 1, 6 18 और 1 19, 1 6 और 1 7 और 1 छोड़ के पॉइंट लगा दो। 79.2 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी आखिरी चाल थी। यह आपका फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। तो 6 + 3 ऑफ 7 -5, और इसमें आपको भाग देना था 2 ऑफ मतलब गुणा 11। तो पहले ये चीज सोल्व होगी, यहां पहले ये चीज सोल्व होगी क्योंकि ऑफ आया है, क्योंकि बोर्ड मास हमारा यही कहता है पहले आप जो है वो ब्रैकेट को सोल्व करो, अगर कहीं है तो, ब्रैकेट नहीं है तो इसके बाद ऑफ को सोल्व करो आप। तो भाई 6 + 7 = 21 -5 और भाग देना था 11 दूने 22 का। यहाँ देखो आप 21 और 6 27, 27 में से 5 गए तो आ गया 22, और 22/22 जो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो आप, एक समूह में 56 छात्रों की औसत वजन जो है वो 55 है। 56 स्टूडेंट जो है इनका एवरेज जो है वो है 55, तो भाई टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 56 × 55, 56 पंजे होगा अपना 28, 280, 280, 8 8 और 2 10 0 1, 3080 किलो जो है वो वजन हो जाएगा। 60 किलो औसत वजन वाले 12 छात्र इस समूह से निकल जाते हैं। 60 किलो औसत वजन वाले 12 स्टूडेंट जो है वो निकल जाते हैं, तो भाई इनका योग कितना हो जाएगा? 12 × 72, 720 किलो। और 52.5 किलो वाले कितने स्टूडेंट आ गए? 6 छात्र इस समूह में शामिल हो गए, भाई इनका वजन हो जाएगा 6 पंजे 30, 0 3, 6 दूने 12 और 3 15, 5 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 315 रुपए जो है वो इनका वजन हो जाएगा। तो समूह में शेष छात्रों के औसत वजन में हुई कमी ज्ञात करनी थी। पहले औसत वजन था 55। एक बात बताओ, 3080 किलो टोटल वजन था, उसमें 315 और मिल गए, लेकिन निकल कितने गए? 720। तो अब ये बताओ इस ग्रुप का टोटल वजन जो है वो कितना रह गया? काटापिटी कर लेते हैं। ये 5, 8 और 1 9, 3, 3395 में से आप 720 घटा दीजिए, तो आ जाएगा 5, 7, 7 और 6 13 और 1
2675 जो है वो अब वजन रह गया। लेकिन अब कैंडिडेट कितने रह गए? देखो यहां 12 गए थे लेकिन 6 ही आए हैं, तो इसका मतलब 12 गए 6 आए, तो बड़े कितने? बड़ा कुछ नहीं, 6 चले और गए, यानी पहले 56 थे, अब कितने रह गए? 50 ही रह गए। तो अब जो एवरेज है वो रह जाएगा आपका 2675। इसमें भाग दे दीजिए आप 50 का, 5 से काटो 10 बार, 5 25, 1 बच गया, 5 3 15 और 5 25, यानी अब वजन रह जाएगा 53.5 किलो। ठीक है, 55 किलो पहले था, 53.5 जो है वो अब रह गया। तो क्या 1.5 जो है वो कम नहीं हो गया? और इसने यही पूछा था कि कमी कितने की हुई, वो 1.5 की हो गई। आगे चलते हैं। एक संख्या में 25% की कमी हो जाती है और 25% की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे शुद्ध कमी या वृद्धि पूछी थी, तो भाई इसमें क्या दिक्कत थी? ये 25 गुणा 25 बटे में 100, आप ये भी फॉर्मूला लगा देते इसमें। 25 से तो 25 कट जाएगा, 25 25 625, तो 6.25 की जो है वो कमी आ जाएगी, और इसी को हम 6 से 1/4% लिख सकते हैं। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेचा। पी ने क्यू को एक लैंप जो है वो 20% के लाभ पर बेचा, यानी अगर इसने 100 का लिया था तो ये इसने 120 ले लिए इससे। ठीक है, इसके बाद क्यू ने उसी लैंप को वापस पी को बेच दिया 30% के लाभ पे, यानी इसने जो 120 का लिया था इसको, इसने 30% का प्रॉफिट लेके, तो 12 तिया 36, 156 रुपए में जो है वो इसको बेच दिया वापस। ठीक है, परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 156%, जिससे उसे 108 का लाभ मिला। एक बात बताओ, 120 इसने चुकाए थे इसको, 156 में इसने वापस बेच दिया, तो इसको परसेंटेज में अगर देखा जाए तो नुकसान फायदा कितने का हुआ? 36% का। और इस 36% की वैल्यू सवाल में आपको सवाल में आपको 108 दी हुई थी, 108 वैल्यू है 36 की। आपसे क्या पूछा था? पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान किया था? तो भाई हम तो माना था हमने कि भाई 100 रुपए में इसने खरीदा होगा। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो इसी तरीके से आप समझना, हम जो निकाल रहे हैं वो पी का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं कि भाई पी ने कितना रुपए में इसको दिया होगा। तो 36 दिया 108, 300 रुपए में जो है वो इसको खरीदा होगा। सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी काम को 8 घंटे में, सोनी और गीता जो है वो 8 घंटे में कर सकती है। सोनी अकेले इस काम को 12 घंटे में कर सकती है। यहां से एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम आएगा 12 दूने 24, 8 तिया 24 और 12 दूने 24। ये जो आ गई ये आई इनकी स्पीड। गीता अकेले इस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकती है? तो भाई गीता जो है वो अकेले कितने घंटे में पूरा कर सकती है? एक बात बताओ, सोनी की अकेले की स्पीड 2 की है, तो क्या गीता की स्पीड जो है वो अकेले की 1 की नहीं आ जाएगी? और 1 की स्पीड से अगर 24 काम करना है तो 24 घंटे में जो है वो कर देगी। ठीक है, अगला सवाल था x 1420 1780 के बीच आने वाली वह संख्या है जिसे 10 15 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वो 7 प्राप्त होगा। तो आपको ये बताना था x के अंकों का योग क्या होगा। देखो ये एलसीएम का सवाल है। सबसे पहले तो हम इस 10 15 24 और 32 इनका एलसीएम पता कर लेते हैं। 2 से काटा, 2 पंजे 10, 15 12 और 16। फिर 2 से काट लेते हैं, 5 15, 2 से 6 बार और 8 बार। फिर 2 से काटा तो 5 15, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से काट लेते हैं, 5 15, 3 और 2। फिर 2 से काट लेते हैं, 5 15, 3 और 1। ठीक है, इसके बाद 3 से काट लेते हैं, 5 15, 1 और 1, सॉरी ये 5 आ जाएगा यहाँ। ये 5 आ जाएगा। अब 5 से काट लो आप तो 1 1 1 बच जाएगा। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 480 जो है वो मेरा इसका एलसीएम आ गया। अब देखो, अब क्या करना अपने को ये देखना 480 को अगर मैं किस संख्या से गुणा करूं कि ये इनके नजदीक आ जाए, इनके बीच में आ जाए। तो मैं ये कह सकता था
कि भाई अगर मैं इसका 3 गुना कर लूं तो इसका 3 गुना आ जाएगा 8 × 24 की 4 हासिल 2, 4 × 12 और 2 14, यानी 1440 जो है वो ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों के बीच में होगी। क्योंकि अगर मैंने इसको 4 बार गुणा कर दिया तो लगभग ये 2000 के नजदीक चला जाएगा, और अगर मैं इसको 2 बार गुणा करता तो ये 1000 के नजदीक आता। लेकिन इसने कहा है हर कंडीशन में 7 शेष बचना चाहिए, तो भाई इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा इनका, ठीक है ना, इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो फिर क्या करें, ऐसी कौन सी संख्या होनी चाहिए थी? तो भाई अगर मैं देखो जैसे आपके सामने है 16, मैं ये कह रहा हूं कि 4 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 3 शेष बचे, तो मुझे क्या करना होगा? अगर मैंने इसमें से 3 घटाया तो ये तो बचेगा आपका 13, जबकि इसमें भाग दोगे तो 1 बचेगा। यानी आपको क्या करना होगा कि आपको 16 में 3 और जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 19, और जब आप 4 का भाग दोगे इसमें तो यहां से रिमाइंडर जो है वो आपका 3 बच जाएगा। रिमाइंडर शेषफल से मतलब होता है जो चीज एक्स्ट्रा होती है, यानी इस संख्या में 7 एक्स्ट्रा था और होना चाहिए था, तभी 7 शेषफल बचेगा। तो ये हो गया आपका 1447। तो भाई इनका योग पूछा था आपसे, तो 7 और 4 11 और 4 15 और 1 16, यही मेरा आंसर था, ठीक है ना। तो एलसीएम पर इतना बढ़िया क्वेश्चन भी बन सकता है, और हम जो कर रहे हैं याद रखिएगा ये एसएससी जीडी का पेपर है। 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलें। तो भाई वर्गाकार टाइलें जो लगानी है, पहले तो जो कमरे का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, कमरे का एरिया, और इसमें जो है वो एक टाइल का एरिया, एक टाइल का एरिया। अब एक बात बताओ, एक टाइल कितने की होनी चाहिए थी? एक टाइल होगी इनका एचसीएफ, यानी 3x3 की होनी चाहिए थी एक टाइल, ठीक है ना। 3x3 की होगी तभी 15x12 में एडजस्ट हो पाएगी ये। तो भाई कमरे का एरिया हो जाएगा आपका 15 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई, और टाइल का एरिया हो जाएगा 3 गुना 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 5 चौक 20 टाइल। आप भी जब कभी नौकरी लग जाओ और उसके बाद घर बनवाओ, एक बार ये कैलकुलेशन ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा आज का पेपर था। थैंक यू सो मच।